नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय शुक्ला। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसीलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है। ये बात 2025 की है। रीवा जिले में एक थाना आता है, चौरहटा थाना। 4 सितंबर की सुबह पास के गांव से एक किसान परिवार चौरहटा थाने पहुंचा। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने वजह पूछी तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी 18 साल की बेटी मुस्कान कल दोपहर से गायब है। परिवार ने थाने आने से पहले हर जगह खोज की, रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के यहाँ और आसपास के इलाकों में भी, लेकिन मुस्कान का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार मजबूर होकर पिता थाने पहुंचा। मामला गंभीर लगने पर टीआई आशीष मिश्रा ने तुरंत मुस्कान के अपहरण का केस दर्ज किया और इसकी जानकारी सीएसपी ऋतु उपाध्याय को और रीवा एसपी शैलेंद्र चौहान को दी गई। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने तुरंत कार्रवाई की और टीआई आशीष मिश्रा की अगुवाई में एक टीम बनाई ताकि मुस्कान को ढूंढा जा सके। इसी बीच पुलिस को पता चला कि मुस्कान की बुआ भी लापता है। क्योंकि मुस्कान अपनी बुआ के काफी करीब थी, पुलिस ने समझा कि दोनों एक साथ ही गायब हुई हैं। इसके बाद साइबर सेल की मदद से उनकी लोकेशन ट्रैक की गई और उस मोबाइल नंबर का पता चला जिससे मुस्कान की बार बार बात हो रही थी। मामला अब संदिग्ध लगने लगा। पता चला कि वो मोबाइल नंबर दावत अली नाम के युवक का है। जब पुलिस ने मुस्कान के परिवार वालों से दावत अली के बारे में पूछा तो सामने आया कि मुस्कान के घर वालों ने कभी भी इसका नाम पहले नहीं सुना था। ये जानकर पुलिस को समझ आ गया कि मामला अपनी आपसी गलत संबंधों और धोखे से जुड़ा हुआ है। मुस्कान के साथ निशा के गायब होने का शक पुलिस को पहले से ही था। लेकिन जब दावत अली का नाम सामने आया तो पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों को ले जाने वाला वही है। जांच में यह भी पता चला कि जिस दिन दोनों लापता हुए उस दिन दावत अली का मोबाइल रीवा में था और उसने निशा से कई बार फोन पर बात भी की थी, लेकिन बाद में उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन राजस्थान के झुंझुनू में देखी गई। इसी आधार पर जब मामला झुंझुनू से जुड़ा मिला तो एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने महिला सब इंस्पेक्टर और पुलिस की एक टीम झुंझुनू रवाना कर दी। वहां पहुंचकर टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से दावत अली के ठिकानों पर छापा मारा और बुआ भतीजी दोनों को बरामद कर लिया। दावत अली को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। झुंझुनू थाने में जो बातें सामने आई उसके बाद पुलिस ने दावत अली के 2 दोस्तों दीपक कुमार और अंशु कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों मुस्कान के अपहरण में दावत अली की मदद कर रहे थे। यहाँ हुई पूछताछ में जो सामने सच आया उसे सुनकर न सिर्फ पुलिस और पीड़िता परिवार बल्कि पूरा समाज हैरान रह गया। पूछताछ में पता चला कि मुस्कान के अपहरण की पूरी साजिश में दावत अली और उसके साथियों के साथ मुस्कान की बुआ निशा भी बराबर की शामिल थे। बल्कि इस पूरे खेल की शुरुआत और योजना उसी ने बनाई थी। उसने अपनी गलत हरकतों के चलते भतीजे को भी दर्दनाक हालात में धकेल दिया था। इस आधार पर पुलिस ने दावत अली, दीपक कुमार, अंशु और निशा चारों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने चारों को जेल भेज दिया। इस तरह बुआ भतीजे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सबके सामने आई। चौरहटा थाना सीमा के एक गांव में रहने वाले इस परिवार की समाज में अच्छी इज्जत होने के साथ साथ दबदबा भी कम नहीं है। बुआ निशा जब करीब 8 साल की थी तब भतीजी मुस्कान का जन्म हुआ। मुस्कान ने अपना बचपन बुआ निशा की गोद में खेलते हुए बिताया। समय के साथ निशा जवान होने लगी और मुस्कान किशोर उम्र में पहुंच गई। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता बुआ भतीजी से ज्यादा एक सहेली जैसा बन गया। गांव में अगर निशा कहीं जाती तो मुस्कान उसके साथ होती और अगर मुस्कान को कहीं जाना होता तो निशा उसका साथ देती। समय बीतता गया और जब निशा लगभग 20 साल की हुई तो घर वालों ने उसके लिए गांव के पास ही रहने वाले एक ठीक ठाक लड़के से शादी कर दी। उस समय मुस्कान भी 12-13 साल की हो चुके थे। शादी के 2-3 साल बाद भी जब कभी निशा घर आती तो वो मुस्कान को अपने फूफा जी के बारे में जरूर सुनाती और मुस्कान ध्यान से सुनती रहती। लेकिन पिछले 1 साल से निशा मुस्कान से फूफा जी की बातें करना कम कर दी थी। एक दिन मुस्कान ने अपनी बुआ से इस बारे में पूछा तो निशा ने कहा कि
अब उसे किसी दूसरे लड़के से प्यार हो गया है। ये सुनकर मुस्कान थोड़ी चौंक गई और उसने बुआ से कहा कि ये सब ठीक नहीं है और उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन निशा ने जवाब दिया कि प्यार में गलत या सही की बात नहीं होते। इसी बीच एक दिन जब निशा मायके में थी, उसके प्रेमी दावत अली का फोन आया। निशा ने मुस्कान की बात दावत अली से करवा दी। दावत अली की नीयत अच्छी नहीं थी। निशा से प्यार करने का नाटक वो केवल शारीरिक सुख के लिए कर रहा था। जैसे ही उसने मुस्कान से बात की, वो समझ गया कि मुस्कान के साथ भी वही सुख मिल सकता है। इसके बाद उसने मुस्कान से बात करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने मुस्कान की दोस्ती अपने एक दोस्त अंशु से करवा दी ताकि मुस्कान अंशु के पास आए, जिसके बाद मौका लगने पर दावत अली भी अपने मकसद में शामिल हो सके। अंशु का मकसद पहले से ही तय था, इसीलिए उसने पहले 1-2 दिन तो साधारण बातें की और फिर धीरे धीरे मुस्कान के मन में हलचल पैदा करने वाली बातें शुरू कर दी। अंशु मुस्कान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था और वहीं दावत अली, जो निशा का प्रेमी था, मुस्कान की तारीफें करके उसे अंशु के पास जाने के लिए उकसा रहा था। जब अंशु ने दावत को बताया कि मुस्कान अब उसके साथ आसानी से नहीं आएगी, तो दावत ने निशा से कहा कि तुम्हारी भतीजी भी अब तैयार है, उसे किसी दिन अंशु से मिलवा दो। मुस्कान ने पहले ही अपनी बुआ को सब कुछ बता दिया था, इसीलिए निशा को पता था कि मुस्कान अब उससे मिलने के लिए तैयार है। इस तरह दावत और निशा ने योजना बनाई कि कुछ दिनों बाद निशा मुस्कान को लेकर झुंझुनू आएगी और खुद दावत से मिलेगी, जबकि मुस्कान को अंशु के पास भेज दिया जाएगा। ये योजना बनाने के बाद निशा ने मुस्कान को धीरे धीरे घर से भागकर प्रेमी के पास चलने की सलाह देना शुरू कर दी, जिसमें मुस्कान पहले से तो डरी, लेकिन जब बुआ ने बताया कि इसमें डरने की क्या बात है, हमें कौन सा भागने के बाद वापस आना है, मैं दावत से शादी कर लूंगी और तुम अंशु के साथ शादी करना, बुआ भी साथ रहेगी, ये सोचकर मुस्कान घर से भागने के लिए राजी हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि रीवा से इतनी दूर राजस्थान तक दोनों अकेले कैसे जाएंगे। कोई और रास्ता समझ में नहीं आया, इसीलिए तय हुआ कि दावत खुद रीवा आकर दोनों को ले जाएगा। पूरी योजना बन जाने के बाद इस महीने की 3 सितंबर को दावत अली मुस्कान के आशिक अंशु के अलावा एक और दोस्त दीपक कुमार के साथ रीवा आ गया। निशा को पहले से पूरी जानकारी थी, इसीलिए उसके कहने पर मुस्कान भी निशा के पास पहुंच चुकी थी। जैसे ही दावत ने अपने पहुंचने की खबर की तो निशा अपने साथ मुस्कान को लेकर दावत के पास जा पहुंचे, जहां से 5 लोग राजस्थान के लिए रवाना हो गए। बस में निशा खुद दावत के साथ बैठे, जबकि मुस्कान को अंशु के साथ बैठा दिया। अगले दिन झुंझुनू वो पहुंच गए। निशा अपने आशिक के साथ सोई और मुस्कान अपने आशिक के साथ एक ही कमरे में पड़े 2 अलग अलग बिस्तर पर। बुआ ने भतीजी के सामने अपने आशिक से अय्यासी की, वहीं बुआ के सामने अंशु ने उसकी भतीजी के साथ गलत काम कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस मुस्कान के अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। पूछताछ में दावत अली ने बताया कि निशा की दावत अली से दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज कर बातचीत करना शुरू कर दिया, जिसमें दावत अली ने निशा पर ऐसा जादू चलाया कि वो अपने पति को छोड़कर दावत अली के साथ निकाह करने के लिए राजी हो गई। निशा की योजना दावत के साथ निकाह करके राजस्थान में ही बस जाने की थी, जबकि दावत अली की योजना निशा के साथ साथ उसकी भतीजी के संग दोस्तों के साथ मिलकर ऐश करने के बाद उन्हें बेच देने की थी। पूछताछ के बाद मामले में निशा की मिलीभगत सामने आने पर पुलिस ने निशा को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर बाकी के 3 आरोपियों के साथ जेल भेज दिया। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की है। ये बात 2022 की है। कन्नौज जिले के ठठिया थाना के गांव भदोसी में पेशकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी फातिमा और 2 बेटे रहीस और वाहिद थे। पेशकार के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, जिससे परिवार का खर्चा नहीं चलता था, इसीलिए वो जूते का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। पेशकार ने अपने जीते जी ही दोनों बेटों में घर और जमीन बांट दी थी। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। रईस की शादी आदिबा बानो से हुई थी,
जिसे फरजाना भी कहते हैं, वो समय के साथ वो अनस और अंसार की मां बनी। रईस को खेती में ज्यादा दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो राज मिस्त्री के साथ मेहनत करने लगा। रईस सीधा साधा और मिलनसार था, इसीलिए एक मिस्त्री ने उस पर तरस खाकर उसे राज मिस्त्री का काम सिखा दिया। शुरू में उसका काम धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन बाद में वो अच्छा काम करने लगा और एक माहिर राज मिस्त्री बन गया। 21 दिसंबर 2022 को रईस दिन भर की मेहनत करके रात 8 बजे घर लौटा, लेकिन उसका घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार रुक रुक कर कुंडी खटखटाई और पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन उसकी बीवी फरजाना ने दरवाजा नहीं खोला। रईस को तब गुस्सा आ गया। वो नशे में भी था, सो वो फरजाना को गालियां बकने लगा। गालियां देते देते जब वो थक गया तो वो घर के बाहर झोपड़ी के पास बैठ गया। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि किसी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि उसकी मौत हो गई। इसी समय फरजाना दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने झोपड़ी के पास अपने पति को खून से लथपथ तड़पते देखा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। फरजाना की चीख सुनकर आस पड़ोस के कुछ लोग घरों से बाहर निकले। फरजाना ने उन्हें बताया कि किसी ने उसके पति पर हमला किया है। ये सुनकर सभी चौंक गए। रईस का भाई वाहिद उसके घर के पास ही रहता था। उसने भाभी फरजाना के रोने की आवाज सुनी और तुरंत हड़बड़ाकर बाहर आया। भाई रईस को मरते देखकर तो उसका कलेजा कांप उठा और मन में तरह तरह की चिंता उठने लगी। एक वफादार पत्नी की तरह फरजाना ने अपने पति रईस को भाई वाहिद की मदद से कन्नौज जिले के ठठिया स्थित सरकारी अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक रईस ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। फिर फरजाना और वाहिद रईस का शव घर ले आए। ये घटना 21 दिसंबर 2022 की रात 9 बजे भदोसी गांव में हुई थी। सुबह होते ही रईस की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसके घर पर इकट्ठा होने लगे। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और हर किसी की अलग अलग बातें बनने लगी। इसी बीच ग्राम प्रधानी रामजी कुशवाहा ने रईस की हत्या की खबर थाना ठठिया पुलिस को दे दी। ये मामला हत्या का था, इसीलिए एसओ कमल भाटी पुलिस के साथ भदोसी गांव के लिए निकल गए। निकलने से पहले उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने पुलिस अधिकारियों को भी दे दी थी। भदोसी गांव ठठिया थाने के पास ही था, इसीलिए पुलिस वहां जल्दी पहुंच गई। उस समय वहां ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ को हटाकर कमल भाटी उस जगह पहुंचे जहां मृतक रईस का शव पड़ा था। एसओ ने शव देखा और चौंक गए, क्योंकि हत्यारों ने बहुत निर्दयी तरीके से धारदार हथियार से रईस की हत्या की थी। उसके सिर के पीछे गहरा घाव था। सिर की हड्डी टूटने और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई थी। हत्यारों ने शायद पीछे से वार किया था। मृतक रईस की उम्र लगभग 50 साल थी और शरीर दुबला पतला सा था। एसओ कमल भाटी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी कुंवर अनुपम सिंह और एसएसपी अरविंद कुमार भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर ग्राम प्रधान रामजी कुशवाहा व आस पड़ोस के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। घटनास्थल पर फरजाना भी मौजूद थे। वो अपने पति के शव के पास रो रहे थे। एसएसपी अरविंद कुमार ने उसे धैर्य दिया और फिर घटना के बारे में पूछताछ की। फरजाना ने बताया कि वो रात को दरवाजा बंद कर घर में सो रही थी। रात 9 बजे उसकी नींद खुली और वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। वहां उसने झोपड़ी के पास अपने पति को तड़पते देखा। किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया था। फरजाना ने शोर मचाया तो कुछ लोग घरों से बाहर निकले। इसके बाद उसने अपने देवर वाहिद की मदद से पति को ठठिया अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसपी ने फरजाना से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि उसके पति का कत्ल किसने किया। फरजाना ने कहा कि उसे इस बात का कोई पता नहीं है। पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या रईस की किसी से गांव में रंजिश थे या कोई लेन देन था। फरजाना ने बताया कि गांव में रईस की किसी से ना तो रंजिश थी और ना ही कोई लेन देन था। वो रोज कमाने खाने वाला आदमी था, लेकिन शराब का आदी जरूर था।
मृतक रईस का भाई वाहिद पुलिस अफसर और भाभी फरजाना की बातें ध्यान से सुन रहा था। भाभी के बर्ताव से उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। वो सोच रहा था कि अपने पति के साथ जो घात किया गया, उसके बाद भाभी अब कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हैं। एसपी कुंवर अनुपम सिंह की निगाहें कुछ कदम दूर बैठे वाहिद पर टिक गए। उसके चेहरे पर गुस्से के और दुख के भाव साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर अंदर भरे गुस्से और दर्द को बाहर लाना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। एसपी को संदेह हुआ कि शायद वो अपने भाई की हत्या का सच जानता है। इसीलिए उन्होंने वाहिद को पास बुलाया और पूछताछ के लिए अलग ले गए। वाहिद ने बताया कि रईस उसका सगा भाई था। जब एसपी ने उससे पूछा कि क्या वो जानता है कि रईस की हत्या किसने की, तो वाहिद ने विश्वास के साथ कहा कि इस हत्या के पीछे उसकी भाभी फरजाना है। उसने आगे बताया कि फरजाना का अपने पड़ोसी अमर सिंह कुशवाहा के साथ नाजायज संबंध था। रईस उस नाजायज संबंध के खिलाफ था और अक्सर जब वो फरजाना को रंगे हाथ पकड़ता तो दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट होती थी। रईस इन नापाक संबंधों में बाधक बन रहा था। इसीलिए फरजाना ने अपने प्रेमी अमर सिंह के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अवैध रिश्तों और हत्या का पता चलते ही एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने एसएसपी कमल भाटी को आदेश दिया कि रईस का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एसपी का आदेश मिलने के बाद कमल भाटी ने रईस के शव को कन्नौज जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद वाहिद की तहरीर पर भांदवी की धारा 302 के तहत फरजाना और उसके प्रेमी अमर सिंह कुशवाहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। 22 दिसंबर 2022 की रात 10 बजे पुलिस ने आरोपी अमर सिंह को ठटिया के शराब ठेके से गिरफ्तार कर थाने लाया। उस समय वो शराब के नशे में था। पूछताछ में उसने बताया कि फरजाना के उकसाने पर ही उसने रईस की हत्या की थी, क्योंकि रईस उसके रिश्ते में बाधक बन रहा था। हत्या कबूलने के बाद उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बताई, जो उसने गांव के बाहर अपने गेहूं के खेत में छिपा रखी थी। अगले दिन पुलिस ने फरजाना को भी हिरासत में ले लिया। थाने में बंद होने पर अमर सिंह को समझ में आ गया कि शौहर की हत्या का राज अब खुल गया है, इसीलिए उसने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में यह सच सामने आया कि इस हत्याकांड के पीछे एक धोखेबाज दोस्त और एक गुनहगार पत्नी का हाथ था। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थे। रईस के घर के बगल में अमर सिंह कुशवाहा का घर था। उसके पिता परशुराम कुशवाहा किसान थे और उनके पास 10 बीघा जमीन थी। अमर सिंह भी अपने पिता के काम में मदद करता था। पड़ोसी होने की वजह से रईस और अमर सिंह की खाने पीने और मिलने जुलने में दोस्ती थी। हालांकि रईस उम्र में अमर सिंह से बड़ा था, लेकिन अमर सिंह शराबी और अय्याश था। इसी वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। ना तो अमर सिंह उसे लेने गया और ना ही वो अपने मन से वापस ससुराल आई। एक दिन अमर सिंह रईस के घर गया और वहां उसकी बीवी फरजाना को देखा। तभी उसकी नजरें फरजाना पर टिक गए और फरजाना ने भी उसकी नीयत भांप ली। वो समझ गए कि अमर के मन में क्या चल रहा है। रईस से बातचीत के दौरान भी अमर की नजरें बार बार फरजाना पर टिकती रही। फरजाना के घर आना जाना बढ़ा तो अमर सिंह और फरजाना के बीच अवैध रिश्ता बन गया। फरजाना और अमर सिंह के बीच अवैध संबंध शुरू होने के बाद यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। फरजाना ने शौहर की आंखों में धूल झोंक कर अमर सिंह के साथ मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। हालांकि कोई भी अवैध संबंध कितना भी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है। कुछ पड़ोसियों को फरजाना और अमर सिंह के अवैध संबंधों की भनक लग गई और उन्होंने ये बात रईस को बता दी। लेकिन रईस इतना सीधा साधा और भरोसेमंद था कि उसने पड़ोसियों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था, जबकि सच्चाई ये थी कि फरजाना लगातार उसके साथ विश्वासघात कर रही थी और अपने पति को समझाती ही नहीं थी। रईस का भाई वाहिद भी फरजाना और अमर सिंह के नाजायज संबंधों के बारे में जान गया था। उसने फरजाना को समझाने की कोशिश की और खानदान की इज्जत की बात भी कही।
लेकिन फरजाना ने उसे उल्टा ही जवाब दे दिया। उसने कहा कि वो अपने घर का ध्यान रखे और दूसरों के घर में टांग ना अड़ाए। वाहिद फरजाना का इशारा समझ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फरजाना अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति रहीस सुबह घर से निकल जाता है और देर शाम ही घर लौटता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जब घर खाली हो जाता, फरजाना अपने प्रेमी अमर सिंह को फोन करके बुला लेती घर पर और दोनों मिलकर समय बिताते। लेकिन सतर्क रहने के बावजूद एक दिन रहीस ने अपनी बीवी को अमर सिंह के साथ घर में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। अमर सिंह ने रईस को देखते ही तुरंत वहां से भाग लिया। रईस ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने फरजाना को खूब फटकार लगाई और उसे दोबारा ऐसी हरकत ना करने की चेतावनी दी। उस दिन के बाद कुछ समय तक अमर सिंह का फरजाना के घर आना जाना कम हो गया, लेकिन ये रोक ज्यादा दिन और ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। मौका मिलने पर दोनों फिर से रईस की नजरों में धूल झोंक कर मिलना जुलना और मौज मस्ती करने लगे। रईस ज्यादा सवाल ना करे, इसके लिए अमर सिंह उसे शराब और मीट जैसी चीजों से बहलाने लगा। फरजाना ने अपने दोनों बेटों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। अमर सिंह भी बच्चों के लिए पैसे और खाने पीने की चीजें लाकर देता रहता था। इससे बच्चे अमर सिंह के घर आने की बात अपने अब्बू को नहीं बताते थे। एक रोज रईस अपने औजार थैले में डालकर ठटिया कस्बा जाने की बात कहकर घर से निकला तो फरजाना ने अमर को फोन कर घर पर बुला लिया। इससे पहले कि वे खेल शुरू कर पाते, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। फरजाना ने जल्दी से अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोलने भागी। जैसे उसने दरवाजा खोला और सामने अपने पति को देखा, उसका रंग उड़ गया। रईस ने दोनों की चोरी दोबारा पकड़ी थी, इसलिए इस बार उसने फरजाना को माफ नहीं किया और उसे जमकर फटकार लगाई। लेकिन इसका फरजाना पर उल्टा असर हुआ। पहले ही वो अपने पति की परवाह नहीं करती थी, अब उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया था। वो पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आई थी और अपने पति की मौजूदगी में भी खुलेआम अपने प्रेमी अमर सिंह से मिलने लगी। रईस घर से बाहर ही बैठा रहता था, जबकि अमर सिंह उसके सामने ही घर के अंदर उसकी बीवी के पास चला जाता। रईस जानता था कि अमर सिंह और फरजाना उससे ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो लाचार होकर घर के बाहर ही बैठा रहता। फरजाना कभी उसे खाने पीने के लिए पूछ लेती तो कभी उसे भूखा ही रख देती। अब उसके बीवी पर उसका कोई वश नहीं रहा। रईस बच्चों की दुहाई देते हुए बीवी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन फरजाना पर उसका समझाना कोई असर नहीं करता था। इसके बजाय वो और भी ज्यादा मनमानी करने लगी। अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत मिटते देख रईस का धैर्य जवाब देने लगा था। अब वो अपनी बीवी की बेवफाई और बेहयाई बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था। इसका असर ये हुआ कि रईस पहले से ज्यादा शराब पीने लगा। जो पैसा वो कमाता वो सब शराब पर ही खर्च कर देता। शराब के नशे में वो फरजाना और अमर को गालियां देता। फरजाना को अपने पति की गालियां बर्दाश्त नहीं होती थी। वैसे भी उसे अपने प्रेमी से चोरी छिपे मिलना अच्छा लगता था। उधर अमर सिंह भी चाहता था कि फरजाना जीवन भर उसके साथ रहे। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दोनों ने मिलकर रईस को ठिकाने लगाने की योजना बनानी शुरू कर दी। 21 दिसंबर 2022 की रात 8 बजे रईस नशे में घर लौटा। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कुंडी खटखटाई, लेकिन फरजाना ने दरवाजा नहीं खोला। गुस्से में रईस ने फरजाना को भद्दी भद्दी गालियां दी। फरजाना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय अमर सिंह भी फरजाना के घर पर मौजूद था। उन्होंने योजना बनाई कि रईस का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। दोनों ने अपने आप को तैयार किया और उचित मौका मिलने पर अमर सिंह हाथ में कुल्हाड़ी और फरजाना हाथ में डंडा लेकर घर के बाहर आए। पीछे से अमर सिंह ने कुल्हाड़ी से रईस के सिर पर जोरदार वार किया और वार इतना भयानक था कि रईस का सिर फट गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। नफरत और क्रोध में जलती फरजाना ने भी डंडे से कई वार कर अपने पति के सिर पर हमला किए। इसके बाद वो घर के अंदर चली गई और अमर सिंह कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद फरहाना खून से लथपथ रईस के पास चीखने लगी। दिखावे के लिए उसने उसे अस्पताल भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक रईस की सांसें थम चुकी थी।
24 दिसंबर 2022 को पुलिस ने आरोपी अमर सिंह कुशवाहा और फरजाना को पूछताछ के बाद कन्नौज जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया। फरजाना ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। वो अपने पति रईस के प्रति ईमानदार रहते, किसी भी अवैध संबंध में नहीं पड़ते। अगर वो रईस से खुश नहीं थे या किसी तरह की असहमति थी तो उसे बिना धोखा दिए बातचीत, समझौता या अलग तरह जैसे कानूनी और शांति वाले रास्ते अपनाने चाहिए थे। उसने हत्या में शामिल होकर खुद को अपराधी बना लिया। उसके और उसके प्रेमी अमर सिंह की गिरफ्तारी हुई और जेल जाना पड़ा। उसने अपने पति रईस को खो दिया और अपने बच्चों के लिए घर का सुरक्षित माहौल नष्ट कर दिया। पूरे गांव में उसकी और उसके प्रेमी की बदनामी फैली। लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उसका सम्मान खत्म हो गया। अपने लालच और स्वार्थ के चलते उसने परिवार और भविष्य दोनों खो दिए। फरजाना के कर्मों ने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। ईमानदारी और संयम ही सही मार्ग है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाएं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और याद रखिए, हर कदम सोच समझ कर उठाइए।